नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका। समाजशास्त्र की हमारी क्लासें चल रही है और समाजशास्त्र की क्लासों में हमने काफ़ी डिटेल से बात की है और काफ़ी अपने बेस को हमने तैयार कर लिया है। लगभग हमने सोशियोलॉजी में जो विकास की जो अवस्थाएं बताई ना, अगस्त काम्टे ने 1838 में जब उन्होंने सामाजिक भौतिकी एक बुक लिखी, ठीक है, एक विषय के रूप में, तब उस बुक में उन्होंने कुछ विवरण दिए हैं अवस्थाओं को लेकर। तो वो चर्चा हम कर रहे थे और उसके साथ साथ सोशियोलॉजी का जिस प्रकार से निर्माण हुआ है हमारे हमारे जीवन में भी और हमारे एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे, तो उसकी हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की है और 2 अवस्थाएं हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा है। सबसे पहले हमने धर्म को देखा कि किस प्रकार धर्म ने लोगों को बताया, ठीक है, कि किस प्रकार वो देवता है, ठीक है, भगवान है, वो सारी चीज़ें हमने की। प्राकृतिक जो अ, घटनाएँ होती है ना, उनको लेकर किस तरह उन्होंने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, ठीक है, उसको हमने देखा। उसके बाद इसी चीज़ को लेकर चिंतन होने लगा, तर्क होने लगे और तर्कों के माध्यम से हमारे सामने कुछ दार्शनिक लोग आए, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो धर्म में जो राजा थे, वो भी दार्शनिक थे, ठीक है, इन चीज़ों को समझना आप, वो भी दार्शनिक थे और इन धर्म की जो आलोचना करने वाले लोग थे ना, वो भी कौन थे? दार्शनिक थे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति आई हमारे सामने जब उसी अ, रूप में रहने वाले लोग उन्हीं चीजों की आलोचना करने लगे, ठीक है। समझिए ना इस चीज को, जो धार्मिक लोग थे वो दार्शनिक थे। अरस्तु ने प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो ने ये तो कहा था कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए। ये चीज हमने समझी थी डिटेल में। प्लेटो ने क्या कहा था कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए। तो राजा धार्मिक होगा, ठीक है, तभी तो दार्शनिक होगा ना, धर्म से जुड़ा हुआ ही तो होगा। दार्शनिक होने का क्या मतलब? उसको दर्शन का ज्ञान होना चाहिए, मतलब कि उसकी आंखें वो लोगों की पीड़ा देख सके, ठीक है, उनके मतलब कि स्वास्थ्य के बारे में सोच सके, उनकी हेल्प कर सके। वो जो भी वहाँ की जनता है, जो जो भी वहाँ के समूह है, उनके लिए राजा क्या कर सकता है, ठीक है, तो एक दार्शनिक माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से वो देख सकता है। तो उसी को लेकर तो हम कहते हैं दार्शनिक है, ठीक है, कि वो लोगों को वो देख सकता है, वो पीड़ाएं देख सकता है जो एक आम व्यक्ति नहीं देख सकता है। उसी को हम दार्शनिक कहेंगे। तो यहाँ पर दर्शन को लेकर, तो उसी धर्म से जब धर्म विरुद्ध जा रहा था ना लोगों से, जब इसने खुद को मतलब जब क्रूरता आने लगी ना, शुरुआत में धर्म बुरा थोड़ी था क्या, लेकिन जब क्रूरता आने लगी ना, जब पावर हाथ में आने के बाद कोई भी व्यक्ति क्रूर हो सकता है, तो फिर इस धर्म से कुछ लोग अलग हुए, ठीक है। तो उन्होंने खुद को वैज्ञानिक भी कहा और दार्शनिक भी कहा और धर्म को बुरा भी नहीं कहा, उन्होंने कटाक्ष की है, लेकिन कटाक्ष करते हुए भी कहा कि हाँ, राजा धार्मिक होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए, वो सारी चीजें हुई है। तो यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद हमें बढ़ना है वैज्ञानिकता की तरफ, ठीक है, वैज्ञानिकता की तरफ। हाँ, ये 3 चीजें हो जाती है। जब धर्म आता है ना, तो यहाँ पे कह सकते हैं ना, मिथ्याएं ज्यादा चल रही थी, ठीक है, मिथ्याएं का प्रभाव ज़्यादा था, ठीक है, लोग सोच नहीं पा रहे थे, तर्क नहीं कर पा रहे थे। जब दर्शन की बात करते हैं ना, जब दर्शन हमारे सामने आया, तो यह 13वीं शताब्दी के बाद हमने देखा था, 13वीं से 18वीं 19वीं, ठीक है, 12वीं 13वीं से ये चीजें, यहाँ पे तर्क होने लगा, मनन होने लगा, मतलब लोग सोचने लगे ना। हमने कहानियां देखी थी ना, किस प्रकार लोग, कुछ घटनाएं हो रही है, लोग भगवान से आराधना कर रहे हैं, तो फिर कुछ लोगों ने कहा, तो वो लोग वही तो थे, दार्शनिक ही तो थे, जिन्होंने समझाया, क्या कहा कि आप खुद करना सीखिए तो भगवान आपकी मदद कर देंगे, वैसे भी, ठीक है, वो सबकी मदद कर देता है। ये सारी चीजें उनके सामने समझाया। अब उनको ये थोड़ी कहा कि भगवान बुरे हैं, भगवान होते ही नहीं, ये चीजें नहीं बताई उनको। उनको कहा कि आपकी हेल्प करेंगे वो, लेकिन आप खुद खुद करना चाहोगे तब आप इस चीज के प्रो से मत बैठिए, ठीक है, ये चीजें समझाई। उसके बाद यही तर्क मनन आगे वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ा यहाँ पे। तो आज हमें इसको देखना है, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अब अपनी क्लास। हमारा जो कैरेक्टर है ना सोशियोलॉजी में, सबसे पहले वो है अगस्ट काम्टे। अगस्ट काम्टे, अगस्ट काम्टे 1838 में एक बुक लिखते हैं, ठीक है, वो बुक है सामाजिक भौतिकी,
ठीक है, सोशल फिजिक्स उस किताब का नाम। बाद में उन्होंने समाजशास्त्र कर दिया। उसमें उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, 2 अवस्था की चर्चा कर ली। 3 अवस्थाएं जब बताई ना, तो उस पे जो प्रभाव रहा है ना, वो प्रबोधनकालीन प्रबोधनकालीन जो घटनाएं हुई ना, उनका प्रभाव रहा है। अब आप कहोगे कि यह क्या होता है, ठीक है। तो हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको अब ये चीजें समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाओगे। प्रबोधनकालीन का जो अर्थ निकलेगा ना, वो हमारे सामने वो निकल के आएगा 1789 की क्रांति। पूरी डिटेल आपको पता है 1789 क्रांति क्या थी, ठीक है। निकल के आएगा अमेरिका की क्रांति। ठीक है। इसका निकल के आएगा, जो अर्थ निकालेंगे हम, यूरोप पुनर्जागरण, और इंग्लैंड की, समझो इन चीजों को, इंग्लैंड की वाणिज्यिक क्रांति। कितनी सारी चीजें हमारे सामने आसानी से खुल गई है, देखो। कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, बस हमने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने की आवश्यकता है, अभी तक जो पढ़ा है। प्रबोधनकालीन विचारधारा से कौन प्रभावित हुए? अगस्त काम्टे। क्यों हुए? जब लोगों ने तर्क करना शुरू किया, 12वीं 13वीं शताब्दी की बात हो रही है ना, तो लोगों ने तर्क करना शुरू किया। यहाँ पे सिसरो की एक बात और सामने आती है हमारे। सिसरो कौन था? सिसरो जिसने बुक लिखी डी ओफिकस। डी ओफिकस, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ रही है, देखना आप। डी ओफिकस, हमने अभी तक चर्चा की है ना, अभी तक चर्चा की है, उसमें हमने एक बार भी ये नहीं कहा, हमने धर्म की आलोचना के रूप में चीजों को देखा है, समझा है, ठीक है, परखा है। लेकिन एक बार भी हमने ये नहीं कहा कि ये लोग राजा को अलग करना चाहते थे, ये लोग राजा के खिलाफ थे। ऐसा हमने नहीं कहा, राजा की आलोचना कर रहे थे। लेकिन सिसरो तक हमने जब देखा था ना, तो क्या देखा था कि वो राजा चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि राजा की किस तरह बनाया जाए, ठीक है, उस पर वो चर्चा कर रहे थे। लेकिन वो राजा चाहते थे। सिसरो ने भी तो कहा था लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, लेकिन राजा चाहते थे। अरस्तु ने भी कहा था कि राजा होना चाहिए। प्लेटो ने भी कहा था राजा होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारे सामने जो निकल के आता है ना, वो होता है कि पृथक, पृथक यानी अलग अलग राजा, ठीक है। इसकी बात अभी तक नहीं हो रही थी, अभी तक इसकी बात नहीं हो रही थी, ठीक है। ये कब की बात हो रही है? लगभग 0 से 200 के बीच में, मतलब कि 200 ईस्वी के बीच में, ठीक है। यहाँ तक हमने कार्यकाल देखा था ना, कितना था? 100 कुछ था, 142 ऐसा कुछ था सिसरो का, ठीक है। तो यहाँ तक राजा को पृथक करने की बात नहीं हो रही, मतलब कि उनको राजा की आवश्यकता थी, लोगों को, ठीक है, जुड़े रहने के लिए, एक समूह में रहने के लिए। तो यहाँ तक आपके क्लियर होगा। लेकिन अगस्त काम्टे ने जो किताब लिखी ना, 1838 में लिखी है, 1838 में, ठीक है। 1838 में अगस्त काम्टे ने जो किताब लिखी, उस किताब में प्रबोधनकालीन विचारधाराओं का इस पर प्रभाव रहा है, ठीक है। प्रभाव रहा है कि मतलब ये प्रभावित हुआ है उन चीजों को देखने के बाद, तभी तो उसने एक विषय के रूप में किताब लिखी। उसने सारी घटनाओं को देखा, तब उसको लगा कि अब एक ऐसी विषय की आवश्यकता है हमें, जो लोगों को उनके सामाजिक मूल्यों की बात करे, उनके नैतिक मूल्यों की बात करे। और जो बात सिसरो ने नैतिक मूल्यों की थी ना, नैतिक बातें की थी ना, सिसरो ने नहीं की थी, हमने देखी थी। तो कहीं ना कहीं इस किताब में ये विचारधारा भी थी। कहीं ना कहीं इस किताब में महिलाओं को सम्मान देने की किसने बात की थी? महिलाओं की सम्मान देने की किसने बात की थी? अरस्तु ने की। अरस्तु ने तो कहा था कि अधीन रहना चाहिए, लेकिन प्लेटो ने बात की थी। तो कहीं ना कहीं इस बुक में कौन सी विचारधारा भी शामिल की जाती है? महिलाओं को समानता की, ठीक है। और ये सारी चीजें इस किताब में आई। कौन सी? 1838 में। तो ये किताब अगस्त काम्टे के द्वारा लिखी गई, और इनका जीवन ज्यादा नहीं रहता है, देखो, ठीक है। जो भी रहो, एक व्यक्ति का कितना रह सकता है? 80-90 साल रह सकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि 80-90 साल की घटनाओं को इसने लिखा है। इसने भविष्य की, धर्म से लगाकर वैज्ञानिकता की ओर जिस प्रकार हम बढ़ रहे थे ना, वो सारी चीजें इस किताब में इन्होंने लिखा है। और इस पे सबसे पहला प्रभाव इन्होंने जो डाला, काफी सारे प्रभाव रहे हैं किताब में। तो पहला जो इन पर प्रभाव हुआ, प्रभावित हुए, वो किससे हुए? प्रबोधनकालीन। प्रबोधनकालीन शब्द का अगर अर्थ निकालें ना हम, तो इसमें ये क्रांतियां होती है, ठीक है। ये विचारधारा है काफी सारी।
और ये इन क्रांतियों से क्या निकल के आया? इंग्लैंड की क्रांति से आप देखिए, वाणिज्य क्रांति, व्यापार, व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बना यूरोप। यूरोप में पूर्ण जागरण काल जो चला उसको डिटेल में पढ़ना है, इसलिए हम छेड़ेंगे नहीं अभी। यूरोप पुनर्जागरण काल, 1789 क्रांति हुई फ्रांस में, अमेरिका की क्रांति हुई, इंग्लैंड से वाणिज्य क्रांतियों की शुरुआत हुई। ये सारी क्रांतियां क्या थी? ये क्रांतियां यही तो थी कि राजा को शासन को खत्म करके लोग खुद, ठीक है, आत्मनिर्भर बन रहे थे यहाँ पे। और स्थिति यही थी भारत के इतिहास में। अगर हम देखें, जब एआईसी कंपनी भारत में आती है, तब जिस प्रकार से उन्होंने लोगों पे शासन करना शुरू किया था ना, तो एक चीज उनके सामने थी सटीकता के साथ, वो चीज थी, मान लो कि अपना देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ पे बंगाल में जब एआईसी कंपनी शासन कर रही थी ना, तो पूरे देश में जो लोग थे उनको राजा से कोई मतलब नहीं रह गया था, ना इस कंपनी से मतलब रह गया था उनको। वो लोग खुद को आत्मनिर्भर बना चुके थे इस वक्त तक। क्यों? क्योंकि ऐसी विचारधाराएं सामने आ रही थी, ठीक है। तो आत्मनिर्भर बना चुके थे लोग, मतलब कि उनको, ठीक है, उनको टैक्स देना है वो दे देते थे, लेकिन इनसे कोई आशा नहीं रखते थे वो लोग, इनसे बिल्कुल भी, कि इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। एक समय जब आया जब एआईसी कंपनी खुद ताकतवर बनी भारत में, और अपना व्यापार जब स्टार्ट कर देती, शुरू कर देती ना, तो व्यापार के माध्यम से इन लोगों ने इस कंपनी से जुड़ना शुरू किया था। तभी इन लोगों के मन में कंपनी ने इन लोगों को प्रभावित कर दिया था। तो इंग्लैंड क्या, अंग्रेजों को ये भारतीय लोग भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। जब हमारे देश में जो महान लोग थे ना, जब उनकी विचारधाराएं सामने आने लगी कि ये एक लोग हमें पागल बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, तब लोगों को समझाना पड़ा, ये सारी चीजें बतानी पड़ी, तब जाके अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश किया गया। बाकी ये लोग तो भगवान मान बैठे थे। कारण क्या था कि इनकी व्यापार जो नीतियां था ना, थी ना, जो राजाओं से अच्छी थी, ठीक है, समझ रहे हो ना चीजों को, उसका प्रभाव क्या रहा है? प्रभाव यही रहा है कि क्रांतियां हुई जो, ठीक है, पहले राजा शासन कर रहा था तो लोगों को उतना ही देता था जिससे सिर्फ उनकी भूख मिट सके, ठीक है। ये सारी चीजें, एक मिनट। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रबोधनकालीन विचारधारा, समझ गए होगे आप इसको, एक बार वापिस देख लेते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण काल हुए, इंग्लैंड की जो वाणिज्य क्रांतियां हुई 1700 से, तो इसमें वो सारी चीजें देखो, वो सारी चीजें लौट के आएगी। पृथ्वी का गोल होना, गुरुत्वाकर्षण बल होना, समुद्रों की यात्रा होना, ठीक है, नौकाएं लेके एक देश से दूसरे देश में पहुंचना, युद्ध होना, ठीक है, अपने व्यापार को, तो वो सारी चीजें वापस घूम के यही आएगी, कहाँ पे? ये। और ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ रखी, तो इनको समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रबोधनकालीन विचारधारा जो थी, वो सारी चीजें क्या थी? ये क्रांतियां थी। ये क्रांतियों ने अगस्त काम्टे को प्रभावित किया। किस प्रकार प्रभावित किया? कि अगर लोग धर्म के भरोसे बैठ रहे थे ना, उनके चर्च के भरोसे, ठीक है, कि हाँ नहीं, ये नहीं करना, ये तो गलत है, ये तो गलत है, चाहे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन हाँ ये भगवान ने कह दिया, वो ईश्वर, वो व्यक्ति ही भगवान है, उसने कह दिया, तो सारी चीजें, जब लोग उनसे बाहर निकले, तर्क करना शुरू किया, तब ये प्रबोधनकाली विचारधारा है जो सामने आई, वो ये रही, ठीक है। पहले कहाँ पे व्यापार की स्थिति थी, वो सारी चीजें हैं। तो आगे देखते हैं अब। तो आप हेडिंग डाल देना, और हेडिंग क्या, एक एरो लगा देना, और ठीक है। तीसरा, कल 3 लिख दिए थे ना हमने, वैज्ञानिकता, वैज्ञानिकता की ओर, और अगस्त काम्टे 1838 में प्रबोधनकालीन विचारधाराओं का उस पर प्रभाव पड़ा है। ये देखना, ये लिखना, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। समझना आप चीज को, प्रबोधनकालीन विचारधारा। अब ये लिखने के बाद आपको इसके नीचे कुछ पॉइंट लिखने हैं कि इस विचारधारा में आखिर था क्या, ठीक है। समझाने को तो समझ जाओगे, लेकिन अगर लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। तो पहला लिखना, इसमें तर्क पर जोर दिया गया, तर्क पर जोर, तर्क पर जोर, समझ गए ना तर्क पर जोर क्या है? सोचना, मनन करना, ठीक है, वो सारी चीजें। लोग सोचने लगे, ठीक है, पहले नहीं सोच रहे थे, फिर सोचने लगे। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं सोचते थे, वो सोच रहे थे, लेकिन किताबों की भाषा है तो थोड़ा लिखना पड़ेगा। अब आदि मानव ने बोलना शुरू किया, तो उन्होंने सोचा है तभी तो बोलना शुरू किया ना, और बोलना शुरू किया, पहिए बनाए तो वो भी तो सोचा उन्होंने, तो सारी चीज चल रही थी वो, ठीक है, लेकिन किताबों की भाषा लिखनी पड़ती है थोड़ी। उसके बाद लिखना वैज्ञानिक उन्नति, वैज्ञानिक
उन्नति, ठीक है, वैज्ञानिक उन्नति हुई। उन्नति, वैज्ञानिक उन्नति मतलब वही चीज है। हाँ, कितना रेडियो बना दिया, ठीक है, वो सारी चीज चल रही थी, तो वैज्ञानिकता की खोज चरम पे थी इस टाइम, तभी तो इस पूरे भाग को ही वैज्ञानिक का नाम दे दिया, वैज्ञानिक नाम दे दिया गया। तीसरा लिखना इसमें व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद मानवाधिकार, ठीक है। व्यक्तिवाद मानवाधिकार, क्या मैंने क्या कहा था, सिसरो ने क्या किया कि राजा को पृथक करने की सोच नहीं रखी थी, ठीक है, राजा पृथक नहीं है, ये चीजें हो रही थी, मतलब कि राजा चाहिए। यहाँ पे व्यक्तिवाद सामने निकल के आ गया, मतलब कि लोकतंत्र। पहली बार ये मांग की गई यहाँ पे, पहली बार, कि राजा जनता द्वारा चुना जाना चाहिए, ठीक है, राजा किसके द्वारा, जनता द्वारा चुना चाहिए, और जनता ने चुना। 1789 की निवासी क्रांति के बाद जनता ने चुना। अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति बना अब्राहम लिंकन, ठीक है, उसने तो यही कहा था ना कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का शासन, मतलब कि ऐसा राजा चुनो जो लोगों के लिए कार्य करे, लोगों के द्वारा चुना जाए और लोगों के लिए ही समर्पित हो, ठीक है, वो सारी चीजें वो उसने की थी जो। उसके बाद आगे जो निकल के आता अपना धर्मनिरपेक्षता, ये वर्ड निकल गया है, देखो, धर्मनिरपेक्षता। इस चीज को लेकर प्रबोधनकालीन विचारधाराओं की बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या शामिल थी, तो धर्म, इस पे इन लाइनों के जो प्रभाव पड़े ना अगस्त काउंटे पे। धर्मनिरपेक्षता मतलब कि धर्म का कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति, जब व्यक्तिवाद आ गया ना यहाँ पे, ये चीज, ये देखो, व्यक्तिवाद जब सामने निकल के आ गया ना हमारे, तो फिर धर्मनिरपेक्षता कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। यहाँ पे व्यक्तिवाद नहीं होता ना, और समूहवाद होता, ठीक है, हिंदुज्म होता, ठीक है, पारसी होते हैं, पारसिज्म होता, वो सारी चीजें हैं। जैसे मुस्लिम हो गए तो उसके उनके लिए जो भी शब्द होता है वो, तो अगर वैसे शब्द होते ना तो फिर ये शब्द नहीं आता। ये व्यक्तिवाद यहाँ पे आ गया, मानवाधिकार आ गया, हर एक मानव का अधिकार, मानवाधिकार मतलब हर एक मनुष्य का अधिकार, उसके अधिकार क्या है। और जब रूसो की बात करेंगे ना, रूसो हो गए, इकांट हो गए, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग कहेंगे लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ये लोग ये चीजें कहेगी। पहले ये चीजें लोगों के पास नहीं थी, मूर्ख बना रखा था लोगों को बिल्कुल ही, कि ये तो भगवान की दी हुई, वो दी हुई, ये दी हुई। ये चीजें लोगों ने समझाया लोगों को जाके, ठीक है, इन मतलब दार्शनिकों ने जो भी थे। लाइफ का मतलब होता है जीवन, जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। जिसने भी मना किया ना जीवन जीने का अधिकार नहीं, इन लोगों ने उनसे ही कहा कि भगवान ने अगर इंसानों को बनाया है तो उनको ये अधिकार दिया है जीवन का, तभी इंसान की सांसें चल रही है। आप ये कह के छीन नहीं सकते हो कि भगवान ने बोला है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। लिबर्टी मतलब कि स्वतंत्रता, उसको सांस, खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है, तभी तो व्यापार बढ़ा। बाकी पहले कहाँ व्यापार हो रहा था, नहीं कर पा रहे थे व्यापार, समुद्र पार जाने की इजाजत नहीं थी, धर्मों में लिखा था पार जाने के बाद ये पाप है, नशुद्ध है, वो सारी चीज चल रही थी। लेकिन स्वतंत्रता जब सामने आई ना हमारे, तो क्या हुआ, इन ये तीन शब्द, ठीक है, स्वतंत्रता, तो व्यापार करने की इजाजत मिली, खुली हवा में सांस लेने की, और प्रॉपर्टी, ये वैज्ञानिकता का सबसे खतरनाक शब्द है, ठीक है। इस शब्द को लेकर विज्ञान की काफी कटाक्ष भी हुई है और काफी मतलब कि लोगों ने समर्थन भी किया है। ये प्रॉपर्टी जो होती है ना, इसमें दो चीजें होती है, एक तो योग्यतम होता है, योग्यता, ठीक है, और एक जो भी इंसान होते हैं ना मानव, उनके लिए, इंसानों के लिए, और योग्यता। तो योग्यता की बात पर कटाक्ष भी बहुत हुई है विज्ञान की, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी चीज है ना, इंसानों के लिए है, मानव के लिए, क्या, क्या कि उसको रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए, आप उसकी जगह नहीं छीन सकते हो, आप उसको हटा नहीं सकते हो। प्रकृति ने मानव को बनाया है तो प्रकृति ही उसकी रहने की व्यवस्था करेगी, किसी भी राजा का कोई अधिकार नहीं है कि उसकी जमीन छीन ले, ठीक है। तो ये तीन जो वर्ड सामने निकाल के लाए ना वो लोग जो दार्शनिक थे, उन्होंने कहीं ना कहीं विज्ञान, जो वैज्ञानिकता थी ना उसको मतलब के काफी ऊपर पहुंचा दिया था, ठीक है, तर्क करके सोचने की क्षमता के माध्यम से। तो ये चीजें, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता, और इसमें जो मुख्य व्यक्ति थे जॉन लॉक, वाल्टेयर, लिख लेना आप, जॉन लॉक, इनकी चर्चा करेंगे हम, ठीक, अभी सिर्फ नाम लिख रहे हैं, जॉन लॉक, वाल्टेयर, वाल्टेयर और रूसो, रूसो और कांट, ये लोग थे, ठीक है।
इन लोगों की ये विचारधाराएं थी। और अगस्ट काम्टे ने जो प्रबोधनकालीन विचारधाराओं पर प्रभाव किनका पड़ा, तो इन लोगों का पड़ा। ये रूसो 1789 क्रांति से निकल के आया था। 1789 क्रांति जो हुई ना क्रांति, तो वहां पे जो इसने विचारधारा लिखी, लोगों को बताया, सारी चीजें थी। अब देखो वहां पे अगर कहानी के रूप में देखें तो लोगों ने सिग्नेचर किए थे, ठीक है, पत्रों पर। इस तरह जो फ्रांस की क्रांति थी ना, वहां पे जब एंड हो रहा था, यहाँ पे पत्र लिखा, यहाँ पे सिग्नेचर हुए थे लोगों को, सब ने सिग्नेचर किए थे और कहते हैं कि जहां जब तक हम जीत नहीं जाएंगे ना, घर नहीं जाएंगे, ठीक है। इस तरह मतलब इस तरह का विरोध हुआ था वहां पे। तो ये मतलब लगभग पहला ही आंदोलन था इस तरह का, ठीक है। और फिर जब तक राजा और रानी को मार नहीं दिया गया, तब तक इन लोगों ने आंदोलन खत्म नहीं किया। और उसके बाद स्वतंत्रता की, समानता की जो विचारधाराएं सामने आई, वो कहीं ना कहीं फ्रांस से निकल के आई। और जो वाणिज्यिक क्रांतियां हुई, वो भी कहीं ना कहीं इसी का प्रभाव था। ये हुई ना 1800 के बाद और 1900 के पहले, तो वो सारी चीजें हो रही है। तो क्रांति 1789 में होगी, तो कहीं ना कहीं विचारधारा आपस में मिलती है एक जगह। तो इनको क्या कहा गया, प्रबोधनकालीन विचारधारा। ये लिख लेना एक बार, ये इंपॉर्टेंट नाम है, प्रमुख व्यक्ति है ये, प्रमुख व्यक्ति, ठीक है, इस विचारधारा में। ये सारे वापस आएंगे, रिपीट होंगे, तो इनको पढ़ना है। एक बार ये लिख लो, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ। नहीं लिखा तो वीडियो को रोक के लिख देना। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आते हैं यहाँ पे, उनकी चर्चा करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं। 1450 अगर एग्जैक्ट देखे ना गाइडों के हिसाब से, हमने तो हमारे हिसाब से देख लिया 12वीं 13वीं, लेकिन 1450 से लगभग 1800 तक ये चली थी विचारधारा। कौन सी वाली, ये वैज्ञानिकता, सॉरी, ये तर्क करने की, मनन करने की शक्ति वाली, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि कागज का निर्माण हो चुका था, कागज का निर्माण हुआ इसमें, ठीक है। कागज का आविष्कार हुआ, बैंकिंग व्यवस्था आई, बैंकिंग व्यवस्था हमारे सामने आई, बैंकिंग व्यवस्था, कागज का निर्माण हुआ था। और मध्यम वर्ग का उदय हमने देखा था, देखो पिछली क्लास में, कि किस प्रकार वाणिज्य क्रांति हुई, तो लिख देना मध्यम वर्ग। बाकी लिख रखा है ये, तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ। किस प्रकार वाणिज्य क्रांति हुई, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जो लोग खेतों में काम कर रहे थे, वो कर रहे थे, वो अपने कार्यवार सब, कार्य जो होता है ना, वर्क, वो सब छोड़ के कहाँ पे चले गए, कंपनियों में चले गए। और उसके बाद जो उनका शोषण हुआ ना, हालत खराब कर दी उसने, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, तो मध्यम वर्ग यहाँ पे। उसके बाद इसमें ज्यादा और कुछ है नहीं। 1789 फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में पुनर्जागरण काल हो गया। एक चीज और समझने वाली बात है यहाँ पे कि ये सारी चीजों और जो प्रबोधनकालीन विचारधारा, ठीक है, प्रबोधनकालीन विचारधारा, ये चीजों को है ना, हम एक चीज कह सकते हैं कि बौद्धिक जागृति, बौद्धिक, बौद्धिक जागृति। अब बौद्धिक को इंटेलिजेंस भी तो कह सकते हैं ना, इंटेलिजेंस, जेंस क्या, जे जेंस, ठीक है, हाँ, इंटेलिजेंस, बुद्धि, ठीक है। इंटेलिजेंट वो होता है ना, इंटेलिजेंट। तो ये कहालता बौद्धिक जागृति थी। एक चीज और यहाँ पे निकल के आती है कि जो यूरोप था ना, वो केंद्र बना किसका, व्यापार का, केंद्र बना व्यापार का। सारी चीजें देखो, सब समझ रहे कि कुछ भी कठिन नहीं लग रहा है। एक गाइड लेना, आप गाइड को पढ़ना, आपको मतलब समझ ही नहीं आएगी चीजें, वो सारी चीजें। अब आप गाइड को पढ़ना, आपको सारी चीजें खुलेगी आपके सामने, ऐसे खुलेगी जैसे बच्चे को पढ़ा रहे हो ना, आप खुद पढ़ा दोगे। अब देखो सारी चीजें हमारे सामने आसानी से आ रही। यूरोप केंद्र बना व्यापार का, क्यों बना, मध्य एशिया, ठीक है, यूरोशिया, वो सारी चीजें हैं। अब भारत में कितनी प्रकार की वो पैदावार हो रही थी, जब हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो सूती वस्त्र हो गए, मसाले हो गए, वो सारे कहाँ जा रहे थे, वो आप यूरोप में जा रहे थे। इधर से कंपनियां भाग भाग के कहाँ आ रही थी, यूरोप में आ रही थी। तो सारे जो केंद्र बनेगा ना, वो कौन बनेगा, एशिया के पास में ना, यूरेशिया बोलते थे, वो यूरोपीय केंद्र बनेगा ना वहाँ पे, सारी चीजों का। तो वो केंद्र कहाँ पे बना, यूरोप में, यूरोप बना केंद्र। और जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वो डिटेल में पढ़ेंगे उसको। तो ये सारी चीजें हुई किसको लेकर, प्रबोधनकालीन विचारधारा और अगस्त काम्टे की वो तीसरी अवस्था। अब हम एक चीज और देखनी है इसमें, हमें हर्बर्ट स्पेंसर को थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे। एक व्यक्ति था, उसका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, हाँ।
देखो इसमें और कुछ है नहीं, कांटे प्रबोधन कालीन गाइड की एक लाइन है, देखो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। कांटे प्रबोधनकालीन विचारों से प्रभावित थे तथा ऐसे सामाजिक विज्ञान का निर्माण करना चाहते थे जो समाज का समग्रता से अध्ययन करें। ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना चाहते थे जो आनुभविक ज्ञान एवं तथ्यों पर आधारित था। ये प्रबोधनकालीन विचारधारा का ये 5 लाइनों में बस इन्होंने दे रखा है, ठीक है, इस गाइड के अंदर। और सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल गाइड लाया था मैं। तो इतनी सी थी और हमने डिटेल में इसको समझ लिया है। अब एक हर्बर्ट स्पेंसर नाम का एक व्यक्ति था, हर्बर्ट स्पेंसर। कार्यकाल लिखना इसका, इसका कार्यकाल दे रखा है 1820 1820 से 1903। ये इसका कार्यकाल रहा है, किसका? हर्बर्ट स्पेंसर का, ठीक है। इंग्लैंड का था ये व्यक्ति, कहाँ का था? इंग्लैंड का, ठीक है। अब देखो कि 1820 से 1903 में आ रहा है, और अगस्त कार्लटन जो किताब लिखी है ना, वो कहाँ पे लिखी है? 1838 में। तो कहीं ना कहीं समकालीन जो आएगा ना, पूछ लिया जाता है कि अगस्त काम्टे के समकालीन इंग्लैंड में कौन सा व्यक्ति था, दार्शनिक था, वो पूछ लिया जाता है। तो कौन? हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। और इसकी एक चीज और देखिए, इसकी एक बुक लिख लेना आप, 1850 सोशल स्टैटिक्स, ठीक है। इसकी बुक लिखना इंपॉर्टेंट चीज है ये, बुक लिखना 1850 में सोशल स्टैटिक्स। और अंग्रेजी समाजशास्त्र, इंग्लैंड का था तो अंग्रेजी था। उसके बाद विचारों को प्रस्तुत किया, ठीक है। ये चीज हो गई। एक लिखना यहाँ पे, ये लिख के बाद एक नाम और लिखना, डार्विन। डार्विन, एक बार ये लिखो, फिर डार्विन का लिखा था। डार्विन, ठीक है, ये लिख देना बस। यहाँ पे क्या होता है, एक डार्विन ने एक विकासवाद विकासवाद एक, ठीक है, एक शब्द है जो नहीं आ रहा है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगली क्लास में लिख दूंगा। विकासवाद से रिलेटेड एक और शब्द है, ठीक है वो, लेकिन अभी हमें इसको ही समझना पड़ेगा। इसने विकासवाद की अवधारणाएं दी, समझना ध्यान से इसको, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। विकासवाद की इसने अवधारणाएं दी, उसमें क्या किया इसने, जो जीव होते हैं ना, जीव, ठीक है, उनके प्रजनन को लेकर, प्रजनन और प्रजनन और जो उनके जो पर्यावरण होता है ना, एनवायरमेंट बोलते हैं ना उसको, पर्यावरण, पर्यावरण पर्यावरणीय अनुकूलता, अनुकूलन, ठीक है। इसने ये बताया था, सिर्फ इसने यही बात की थी, उससे ज्यादा इसने कुछ बात नहीं की थी। इसने कहा था कि जीव प्रजनन और हमारे सिलेबस में जो चीज है ना वो, बाकी बुक तो बहुत बड़ी थी इसकी, ठीक है, जीव प्रजनन और पर्यावरणीय अनुकूलता प्रभावित करती है। दूसरी चीज इसने कहा कि जो जितना ताकतवर होगा ना, वो उतनी संतानें पैदा करेगा, ठीक है। और किसी की ताकत देखने के लिए ये चीजें आवश्यक थी, यही चीजें आवश्यक है। ये बात इसने क्यों कही? इसने ये कही थी कि बाइबल, आपने नाम सुना होगा बाइबल, बाइबल में कह रखा था कि मनुष्यों की उत्पत्ति को लेकर जो सारी चीजें बता रखी थी ना, वो चीजें ईश्वर के द्वारा निर्माण किया गया, ये बता रखी थी। हमने देखा ना, धर्म ने कहा है कि हमने ईश्वर को बनाया, हमने प्रकृति को बनाया, हमने इसको बनाया, सब कुछ ईश्वर ने ही किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने इस चीज को बदलने के लिए ये धारणा लेके आया, और इसने कहा कि जो जीव प्रजनन और जो पर्यावरण अनुकूलता है ना, तो इसने कहीं ना ताकत, बस वर्ड का यूज किया है, ताकत शब्द का इस्तेमाल किया है, जो जितना ताकतवर होगा उतनी संतानें पैदा करेगा। तो कहीं ना कहीं ये इसको थोड़ी गलत बताने के लिए ये चीज कही थी, ठीक है, बाइबल को। बाइबल मतलब उनका एक, आज हमारे देश में संविधान है ना, तो सर्वोच्च कौन है? संविधान है ना। तो उस वक्त जो बाइबल थी ना, उन लोगों के लिए वो सर्वोच्च थी, भगवान था उनके लिए, वो सारी चीजें। तो ताकत शब्द, अब आप सोचिए यहाँ पे कि प्रजनन, तो
पर्यावरण अनुकूलता से क्या हुआ कि प्रकृति ने अपने हिसाब से समय समय पर जीव बनाती रही है, ठीक है, अनुकूलन के हिसाब से। मतलब जैसा पर्यावरण था वैसी उनकी स्थितियां थी। तो वहां पर कुछ लोग ताकतवर थे, कुछ लोग कमजोर थे, कुछ लोग, मतलब कि जीवों की बात हो रही है, ठीक है, मनुष्यों की बात नहीं हो रही है, बहुत पुरानी बात हो रही है, ठीक है, वो सारी चीजें आई। बाइबल ने यहाँ पे कहा कि ईश्वर ने मनुष्यों का निर्माण करके फिर रुक गया, फिर मनुष्यों को ताकतवर बना दिया और हमारे रूप में, जैसे कि हमें भगवान बना दिया, ठीक है। तो सब ताकतवर, लेकिन इसने कहा कि अनुकूलता के हिसाब से ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। अगर वातावरण सही रहेगा ना तो ये सारी चीजें होंगी। अगर आप खुद ही देख लीजिए ना, जो लोग यूरोप से यात्रा करके यहाँ पे भारत में आ रहे थे, उन लोगों को बीमारी के हिसाब से काफी सारे बीमार हो गए, मर गए, वापस लौट ही नहीं पाए। तो वे तो मानवों की बात हो रही है। ऐसे जानवर जो बोल ही नहीं सकते, जो सोच नहीं सकते, फिर उनका क्या होगा ना। तो सारी चीजें, जब पर्यावरण अनुकूल होगा ना उनके लिए, तो वो अपने आप में ताकतवर होंगे। वो सारी चीजें बता रहा था वो प्रकृति को लेकर। तो कहीं ना कहीं बाइबल की कटाक्ष करने के लिए ये चीज कही थी उसने, ठीक है। यहाँ पे ईश्वर, हाँ सॉरी, ईश्वर, बाइबल ने जो धारणा दी ना, ईश्वर, ईश्वर ने बनाया किसको? मनुष्य को। ईश्वर ने बनाया किसको? जीवों को, ठीक है। तो इसके खिलाफ ये कहा, इसने ये बात कही कि पर्यावरण अनुकूलता के हिसाब से पृथ्वी ने अपने समय समय पर अपने हिसाब से वो चीजें घटती रही है, ठीक है। तो इसने जो सिद्धांत दिया ना, वो जैविक सिद्धांत दिया, जैविक सिद्धांत। ये समझ में आ गया ना, क्योंकि एक चीज आने वाली है यहाँ पे बहुत खतरनाक वाली। ये ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद इसको डार्विन सिद्धांत भी बोला जाता है, विकासवाद को डार्विन सिद्धांत। डार्विन सिद्धांत, ठीक है, ये लिख लेना शब्द डार्विन में। ये जीवों पर, जीवों पर, ये लिखना इस लाइन को पूरा ऐसे, जीवों पर प्रजनन और पर्यावरण अनुकूलता पर निर्भर, ठीक है। अनुकूलता, जब पर्यावरण अनुकूलता सब होगी, ये प्रजनन होगी। तो कहीं ना कहीं ताकत शब्द का यूज किया है ना, वो पर्यावरण की, मतलब कि अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है ना, तो वो सारी चीज उस तरह की ये बात कर रहा था, ठीक है। प्रकृति ने जिस जिस वक्त जहाँ पे जिसको बना दिया ना, वो ही उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें बता रहा था। इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है, ये कहना चाहता था, ठीक है। और ये बस इसने इतना सा चीजें कही थी, ठीक है, कटाक्ष को लेकर और जीवों को लेकर। ना तो इसने मनुष्यों की बात की, ना इसने किसी की बात की, ठीक है। एक बार इसको उतार लो, फिर हम आगे देखते हैं। मैं मिटा रहा हूं इनको, आप वीडियो रोक के उतार लेना। अब समझना इस चीज को। दौर चल रहा था विज्ञान का, ठीक है, हमको पता है। और स्पेंसर का जो हमने टाइम देखा ना, वो टाइम कितना है? 1820 से 1903। यहाँ पे एक शब्द आता है योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता, ये योग्यतम की उत्तरजीविता, ये वर्ड डायर डायर जो हमने लिखा ना, डार्विन, डार्विन, और एक है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, एक है डार्विन, ठीक है। ये हर्बर्ट स्पेंसर ने जो दिया था वो ताकत के रूप में दिया था, ठीक है, लेकिन दिया क्या था? विकासवाद। मतलब प्रकृति जिस प्रकार विकास कर रही है ना, समय समय पर पर्यावरण के अनुकूलता के हिसाब से वो चलता आ रहा है, ठीक है। डायनासोर नहीं जाते तो क्या कभी मानव आ पाते क्या? तो वो चीजें हैं। तो इसने उन सारी चीजों को, घटनाओं को लेकर बातें कही। इसने ये सिर्फ ये शब्द दिया था, लेकिन इस शब्द को लेकर हर्बर्ट स्पेंसर ने एक नया शब्द दे दिया। कौन सा? योग्यता की उत्तर जीविता। और इसने किसका नाम लगा दिया? डार्विन की। क्या कहा कि मैं समर्थन करता हूं किसका? डार्विन का। किस लिए मैं समर्थन करता हूं डार्विन का? कि उसने योग्यतम की उत्तरजीविता की बात की, उसने ताकत शब्द की बात की। तो इसने ताकत शब्द को कहां पे जोड़ लिया? सामाजिक, सामाजिक अवधारणा पर, ठीक है, सामाजिक घटनाओं पर।
स्थिति लिख सकते हो सामाजिक स्थिति पर, लिख सकते हो समाज के लोगों पर। समझना इस चीज को। अब ये तो समझ में आ गया ना कि जो वर्ड डार्विन ने दिया ताकत विकासवाद को लेकर, अब ताकतवर जो इसने वर्ड दिया ना, आपको कुछ गलत लगा क्या उसमें कि इसने ऐसा कहा हो कि जीवों को मार देना चाहिए या ठीक है कि जो वही राज करेगा? उसने नहीं कहा, उसने प्रकृति को लेकर एक सही चीजें कही है, ठीक है, कि इस ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, और बाइबल में जो कुछ लाइनें थी ना उसका कटाक्ष करने के लिए चीजें कही थी। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने उत्तर योग्यतम उत्तरजीविता की बात की। उसमें क्या कहा? सामाजिक घटनाएं, स्थिति और समय समाज के लोग, इनको लेकर यहाँ पे इसके साथ खेल कर दिया। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा? इसने कह दिया कि मैं मुक्त बाजार का समर्थन करता हूं, मुक्त बाजार का समर्थन करता हूं। सारी चीजें भी खुलेगी आपके सामने। मुक्त बाजार का मैं समर्थन करता हूं, मुक्त बाजार का समर्थन करता हूं। किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने। क्यों कहा? क्योंकि इसने जो उदाहरण दी वो योग्यतम की उत्तरजीविता, किसकी लाइन थी ये? हर्बर्ट स्पेंसर की। लेकिन किसको कह के कह दिया इसने? डार्विन को लेकर। यहाँ पे हो क्या गया? योग्यता की जब बात आ गई ना, योग्यता की जब बात आ गई ना हमारे सामने, तब क्या हुआ कि मुक्त बाजार और योग्यता, समझना यहाँ पे, लोग सामाजिक मूल्यों को परे रखो, जो व्यक्ति संघर्ष करेगा वो ऊपर उठेगा, ठीक है, फर्स्ट चीज, ठीक है, सामाजिक मूल्यों को परे करो। सामाजिक मूल्य कौन से? असमानता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सामाजिक मूल्य यही तो है, असमानता नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, सारी चीजें। इस विचारधारा ने उस विचारधारा को खत्म ही कर दिया। किनको? नैतिक मूल्यों को। अब तक हम इतना पढ़ते आ रहे हैं ना, वहां से लगाकर नैतिक मूल्यों पे बात करते आ रहे हैं, उसको खारिज किसने कर दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसका नाम लगा दिया? डार्विन का, ठीक है। ये सारी चीजें घूमती रहेगी आगे, हर्बर्ट स्पेंसर भी इसके फायदे बता देगा, ठीक है, तो सारी चीजें घूमती रहेगी। लेकिन अभी हमें सिर्फ समझने के लिए हमें इतनी चर्चा करनी पड़ रही है। योग्यतम उत्तरजीविता, नैतिक मूल्यों को खत्म ही कर दिया। और नैतिक मूल्यों में कौन कौन सी चीजें आ गई? सारी चीजें आ गई। अब तक अरस्तु हो गया, प्लेटो हो गया, सिसरो हो गया, सामाजिक कल्याण के लिए जितनी भी बातें की गई ना, उनको किसको खत्म कर दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। नाम लगा दिया डार्विन का, और बात क्या हो गई? योग्यतम की उत्तरजीविता। इस शब्द का अर्थ निकाल रहे हैं हम। योग्यता, योग्यता मतलब कि सामाजिक मूल्यों से परे। मतलब आप सोचिए, आपके पास संसाधन है, ठीक है, और आप पैसे वाले भी हैं, आप कोई भी व्यापार करेंगे, थोड़ा बहुत डूब भी जाएंगे ना, तो भी करके आप ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति गरीब है, उसके पास संसाधन नहीं है, वो व्यापार करने की सोच भी सकेगा क्या? नहीं सोच सकेगा। तो जो पहले विचारधाराएं आ रही थी ना, उन्होंने कह रहे थे कि व्यक्ति को मतलब कि हर अगर हद से ज्यादा है ना तो बांट देना चाहिए, किससे क्या होगा? गरीबों का भी उत्थान होगा। ऐसी विचारधारा सामने आ रही। इसने इसको खत्म ही कर दिया। इसने कह दिया कि जो व्यक्ति योग्य है ना वो उठे, ठीक है। अमीर गरीब की बात अगर इसके सामने आई ना, अमीर गरीब, मैं सरल शब्दों में बता रहा हूँ, तो इसने इसको सही मान लिया कि अमीर अमीर रहेंगे, गरीब गरीब रहेंगे, ठीक है। क्यों? नैतिक मूल्य है ही नहीं। दो चीजें हमारे सामने आ गई। तीसरी चीज, मुक्त बाजार का समर्थन कर दिया। मुक्त बाजार का मतलब कि सरकार का हस्तक्षेप ही नहीं रहेगा। जो राजा है ना, राजा, तो इसने कह दिया कि सरकार हस्तक्षेप ना करे, हस्तक्षेप ना करे, सरकार हमारे पास ना आए, हम सरकार के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। ये चीज है। अब सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। सरकार का कार्य क्या होता है? कल्याण करना, कल्याण करना, कल्याण करना। किसका कल्याण करना? लोगों का, ठीक है। कौन से लोग? सामाजिक। जो बात डार्विन ने बाइबल को लेकर, प्रकृति को लेकर, जीवों को लेकर, उनके प्रजनन को लेकर, उनके अनुकूल पर्यावरण वातावरण को लेकर जो बात कही थी, उसी बात को किससे जोड़ दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। समाज से जोड़ दिया, सामाजिक उत्थान से जोड़ दिया, सामाजिक कल्याण से जोड़ दिया। और जो बात ताकत की प्रजनन को लेकर कही थी, जीवों को लेकर कही थी, ठीक है, कि जितना मतलब जो व्यक्ति जितनी संतानें, जो भी जीव जितनी संतानें पैदा करेगा ना, वो उतना ही ताकतवर होगा, उसकी ताकत का पता तब चलेगा। ये चीजें कही डार्विन ने,
ठीक है, जीवों को लेकर इसने समाज से जोड़ दिया और चेंज कर दी डेफिनेशन योग्यतम की उत्तरजीविता। और चेंज करने के बाद क्या किया कि इसको व्यापार से जोड़ दिया, लोगों की योग्यता से जोड़ दिया। जो ताकतवर है वो उठेगा, जो कमजोर है वो गिरेगा। ठीक है, तो इसने ये कह दी। अब हुआ क्या, ये गलत नहीं था, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से इसको वैज्ञानिकों ने भी नहीं छोड़ा, किसको, डार्विन को। बाइबल ने भी नहीं छोड़ा, धार्मिक लोगों ने। इसने माना कि चलो धर्म के खिलाफ बोला है, बाइबल के खिलाफ बोला है, ठीक है, लेकिन आप देखिए जो हाईलाइट होगी ना, जो चीज सामने निकल के आएगी ना, वो चीजें तो ये सामने निकल के आएगी डार्विन ने इतना कुछ बोल दिया, लेकिन वास्तव में इसने इतना कुछ बोला नहीं था। ये समझने की बात है। और इसने हमने इसलिए समझा ताकि ये योग्यतम की उत्तरजीविता सभी कभी भी आपके क्वेश्चन में आएगा ना, तो हर्बर्ट स्पेंसर का आएगा और ऑप्शन में ये डार्विन भी होगा। ठीक है, तो राइट करना है हर्बर्ट स्पेंसर को, और जब भी विकासवाद की बात आएगी तो डार्विन की बात होगी। ठीक है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, इससे ज्यादा और समझने की आवश्यकता नहीं है हमारे लिए, तो ये बहुत था। बाकी एंड में क्या हुआ कि इसको मारा तो नहीं गया डार्विन को, और ठीक है पीटा तो नहीं गया था, लेकिन आलोचनाएं बहुत हुई थी, धर्म ने भी की थी। क्यों की थी कि आप तो ऐसी बातें कर रहे हो, अमीरों का अमीर मतलब अमीर होने चाहिए, वो होने चाहिए, वो सारी चीजें, ठीक है, जबकि इसने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। तो ये था हमारा उत्तरजीविता का विकासवाद। एक बार इसको लिख लो और फिर आगे बात करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं लिखना, ये लिख देना, नैतिक मूल्य खारिज कर दिए गए, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी किसी भी कार्य में, ठीक है, लोग जैसे चलना चाहे चलना। और इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, देखो अगर सारणी के रूप में लिखना चाहो ना तो मैं बोलूंगा ऐसे लिख देना आप, ठीक है। एक तरफ लिखना डार्विन और एक तरफ लिखना हर्बर्ट, ठीक है। डार्विन में लिखना पहला पॉइंट प्राकृतिक चयन, ठीक है, प्राकृतिक चयन, पहला प्राकृतिक चयन, ठीक है। प्राकृतिक चयन में लिखना विकासवाद, विकासवाद, ठीक है। और दूसरी तरफ लिखना हर्बर्ट स्पेंसर और उसमें लिखना योग्यता उत्तरजीविता, ठीक है। ये लिखने के बाद ये लिखना मुक्त बाजार का समर्थन किया इसने, यहां तक। उसके बाद लिखना डार्विन में जैविक सिद्धांत, दूसरा जैविक सिद्धांत दिया, हाँ लिख दिया वो तो, ठीक है। जीवों के अनुकूलन प्रजनन पर केंद्रित, जीवों के अनुकूलन प्रजनन पर केंद्रित योग्यतम, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इसने इसको खुद की आलोचना करनी पड़ रही है। यहाँ पे देख लो, खुद की आलोचना कैसे करनी पड़ रही है, ये सारी चीजें सब इसके सामने निकल के आएगी ना, तो ये खुद ही कह रहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। तो मतलब कि खुद को सही बताने के लिए अपने ही सिद्धांत की आलोचना करनी पड़ रही थी, क्योंकि इसने जो दिया था ना उसको गलत तरीके से किसने, मतलब हर्बर्ट स्पेंसर ने ले लिया था इस चीज को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने ही सिद्धांत की आलोचना करनी पड़ रही थी, ठीक है, समझ जाना आपको। मानवीय सहानुभूति, सहानुभूति में विश्वास, इसने कहा था, लिख देना ये लाइन, मानवीय सहानुभूति में विश्वास। इसने कहा था बाद में सारा चीज होने के बाद कि मुझे मानवीय सहानुभूति में विश्वास है और मैं कभी भी मुक्त बाजार का समर्थन नहीं कर सकता। और मेरा तो ये कॉन्सेप्ट इनको लेकर था ही नहीं, समाज को लेकर था ही नहीं, मेरा तो जीवों को लेकर था, ठीक है, इसने ये कहा था। हर्बर्ट स्पेंसर में लिख देना सामाजिक असमानता को सही ठहराया, ठीक है। सामाजिक सामाजिक नैतिक श्रेष्ठता, सामाजिक या नैतिक नैतिक श्रेष्ठता पर है नहीं, ठीक है, सामाजिक या नैतिक श्रेष्ठता पर नहीं, पर नहीं मतलब लिख दिया ना, ये देखो कहाँ पे लिखा हमने, ये नैतिक, ठीक है, सामाजिक और नैतिक मूल्य कोई लेना देना नहीं है कुल मिला के, ठीक है। वर्गवाद, इससे क्या निकल गया है, इससे वर्गवाद, वर्गवाद, नस्लवाद और नस्लवाद और साम्राज्यवाद, समाजवाद नहीं साम्राज्यवाद। लोगों ने अपने लिए, जो पैसे वाले अमीर हो गए थे, साम्राज्य बना दिए, बड़े बड़े खड़े कर दिए, गुलाम रखने लगे। नस्लवाद वही चीजें, ठीक है, वर्ग वही चीजें, जाति धर्म वाली, जो अमीर, इसमें जातियां नहीं, इसमें मतलब अमीर गरीब देखे जा रहे थे, ठीक है, पैसे वाले लोग, वो सारी चीजें चल रही थी। तो ये हो गया, इससे ज्यादा। और धर्म ने भी आलोचना की है, ठीक है। तो धर्म ने आलोचना देखो हर्बर्ट स्पेंसर की भी करेगा, ऐसे तो है नहीं डार्विन की करेगा,
हर्बर्ट स्पेंसर की भी आलोचना होगी, क्योंकि सिद्धांत तो ये भी दे रहा है ना इसका नाम लगा के। तो धार्मिक आलोचना तो हर्बर्ट स्पेंसर में लिख देना और डार्विन में, दोनों में लिख देना धार्मिक आलोचनाएं। ठीक है, एक बार ये लिख दो, एक बार ऐसे बनाना चाहो तो उत्तर जीविता लिख के इस तरह का बना दो, उसके बाद आगे देखते हैं। अब क्या है कि हमारे सामने दो चीजें और दो फैक्ट और आते हैं, ठीक है, बाकी फिर हमारा ये जो ये अवस्थाएं थी ना ये कंप्लीट हो जाएगी। एक नाम आता है दुर्खिम का, इमाइल दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम। ठीक है, इमाइल दुर्खिम 1858 से था इनका कार्यकाल, 1858 से। आगे कुछ अब लिख लेंगे। इन्होंने क्या किया था कि विचारधाराएं आगे बढ़ाई थी, किसकी? अगस्त कांटे की विचारधाराएं। अगस्त कांटे की जो विचारधाराएं थी ना सामाजिक कल्याण के लिए, समग्रता, सबका विकास होना चाहिए, वो तो इन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा कि समूह, इन्होंने कहा था कि सबका विकास, ठीक है, सॉरी सहानुभूति ऐसा कुछ था, सहानु एक वर्ड था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मान लो कि मैं समझा देता हूँ उस वर्ड को, आएगा तब। जैसे एक राज्य है, एक राज्य में सरकार होती है, ठीक है, प्रशासन होता है, राजनीति होती है, जो नेताएं चुने जाते हैं ना, तो सारी चीजें, जितनी भी चीजें, जितनी भी संस्थाएं होती है, सब में इसने कहा था कि हर वर्ग का, हर वर्ग का, ठीक है, हर वर्ग का इसमें चीजें शामिल हो, हर वर्ग शामिल हो इसमें, हर वर्ग का, हर व्यक्ति हर चीजों में शामिल हो। जैसे राजनीति में तो हर वर्ग शामिल हो, तो सभी जगह, ठीक है, सभी जगह। पहले तो ये बात नहीं हो रही थी, लेकिन इसने ये बात कह दी कि इमाइल दुर्खिम ने क्या कहा कि हर वर्ग में सभी जगह ये शामिल हो चीजें, ठीक है। तो मैं बोलूँ ऐसी एक लाइन लिख देना आप, इमाइल दुर्खिम लिखना, इमाइल दुर्खिम 1858 से 1947, ठीक है, 1947। अगस्त काम्टे के विचारों को आगे बढ़ाया। अब फ्रांस के थे ये, फ्रांस के, ठीक है, और 1889 में, 1889 में लिखते जाना आगे, 1889 में बोर्डिक्स विद्यालय था, एक बोर्डिक्स विद्यालय, विद्यालय था, और ये था यहाँ पे समाजशास्त्र की विशेष शुरुआत हुई, ठीक है। इन्होंने नहीं की थी, लेकिन इनके निर्देशन में हुई थी चीजें, तो मान लो कि इन्होंने ही की है, निर्देशन में हुई थी समाजशास्त्र विषय की शुरुआत, ठीक है, इमाइल दुर्खिम ने। ये था इनके लिए। हाँ अभी याद आ गया, सामूहिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधित्व। लाइन लिख लेना सामूहिक प्रतिनिधित्व को लेकर। उन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय एवं विज्ञान के रूप में विकसित किया, ठीक है, कोष्टक में लिख देना सामूहिक प्रतिनिधित्व। हाँ इसको लेकर ही लाइन लिख लो आप, तो सामूहिक प्रतिनिधित्व को लेकर दुर्खिम समाजशास्त्र को, दुर्खिम समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधित्व लिखा। अब समझने के लिए लिख देना कि अपने भारत में की बात करें तो दिल्ली, ठीक है, और वो एस टी एस सी, वो जो भी वर्ग है ना वो सारे लिख देना आप यहाँ पे, दलित हो गए, फिर जो किसान वर्ग है वो चीजें आ जाएंगी, वो लिख देना आप यहाँ पे, और फिर कोष्टक बंद कर देना, सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान मानते थे, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो जाएगी हमारी। और उसके बाद एक फैक्ट और है, समाजशास्त्र का अध्ययन, ठीक है, सर्वप्रथम अमेरिका में विषय के रूप में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन येल विश्वविद्यालय, अमेरिका, येल विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय, ये भाई येल विश्वविद्यालय अमेरिका, 1876 में,
सर्वप्रथम विद्यालय में जो अध्ययन हुआ है ना, वो कहाँ पे हुआ? 1876 में, येल विश्वविद्यालय, ठीक है, अमेरिका में। और प्रोफेसर लेस्टर वार्ड, प्रोफेसर लेस्टर वार्ड, लेस्टर वार्ड थे, ठीक है। और इनको ही अमेरिकी समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, लिख देना, अमेरिकी समाजशास्त्र का जनक माना जाता था। अब इंग्लैंड में समाजशास्त्र की शुरुआत जिसने की वो जेम्स मिल था, जेम्स मिल, ठीक है, J.S. मिल, जेम्स स्टुअर्ट मिल पूरा नाम है उनका, जेम्स स्टुअर्ट मिल, ठीक है। ये तो हो गई अमेरिका की बात। और इंग्लैंड की बात करेंगे तो समाजशास्त्र का जनक कौन होगा? जेम्स स्टुअर्ट मिल। और मिल ने जो समाजशास्त्र को नाम दिया था ना, वो इथोलॉजी नाम दिया था, इथोलॉजी, ठीक है। इथोलॉजी कहा था क्यों? मतलब कि अलग अलग विषयों से, सारे विषयों से जुड़ गई ना किताब। देखो ना, समाजशास्त्र में सारे विषय आ रहे, भूगोल आ रही है, हिस्ट्री आ रही है, वो सारी चीजें आ रही है। तो इसको लेकर इन्होंने इथोलॉजी कह दिया, और कह दिया कि अवैध, अवैध संतान कह दिया, अवैध संतान। इन्होंने कहा जेम्स मिल ने, ठीक है, स्टुअर्ट जेम्स मिल ने अवैध संतान कह दिया। और क्यों कहा इसने, मतलब किस लिए कहा, तो देखना, दो भाषाओं की, दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है, ठीक है, किसने? जेम्स स्टुअर्ट मिल ने। और इनकी समाजशास्त्र के स्थान पर जो यूज किया था ना नाम, वो ये नाम यूज किया था। ये हो गया हमारा कंप्लीट विकास अवस्था को लेकर, ठीक है। तीनों अवस्थाएं, अगस्त, कामटे और किस प्रकार समाजशास्त्र का निर्माण हुआ है, ठीक है। गाइड होगा आपके पास होगी ना, तो अब आप देखना उस गाइड में कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करना। अब हम शुरू करेंगे भारत में समाजशास्त्र का विकास किस प्रकार हुआ और हिस्ट्री क्या रही है उसकी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज क्लास में इतना ही।